गुड मॉर्निंग। एग्जाम देकर खाली हो गए हो आप और आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी का। इकोनॉमी बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, जल्दी किसी के समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। और जब तक आप पढ़ोगे तब तक पढ़ोगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तब तक मैं बहुत ज़्यादा बता दूंगा। अगर आप अपने से भी किताब लेकर पढ़ोगे तब भी आपको तैयार हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमी को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर थोड़ा मजे लेकर पढ़ेंगे, सीरियस होकर। देखो, थोड़ा सा ये बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है और माना जाता है कि इसको जल्दी ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला नहीं है। आप इसको पढ़ोगे ना, एकदम बोरिंग नहीं लगेगा, आप मजे लेकर पढ़ोगे, एकदम खुशी खुशी पढ़ोगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, गड़बड़ नहीं होगा। बस जितना मैं समझाऊँ आप केवल समझने की कोशिश करिए, मन करे तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो यही वीडियो 2 बार देख लोगे, 3 बार देख लोगे, अपने आप तैयार हो जाएगा। और इकोनॉमी से एक भी क्वेश्चन गड़बड़ होने वाले नहीं है। बस जितना समझाऊँ बस समझने की कोशिश करिएगा। इकोनॉमी भी पूरा समझ आधारित क्वेश्चन बनता है, मतलब कि इसमें आप समझ लो तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। कुछ भी नहीं ऐसा है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, बशर्ते ये कि आपको समझना है। शुरू करें। तो इकोनॉमी का नया सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसको कंप्लीट करवाएंगे। बस आपके रिस्पांस के ऊपर है कि आपने कितना इसको लाइक किया, पसंद किया। अगर पसंद ज़्यादा आ रहा होगा तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। फिर इकोनॉमी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पढ़ के अगर खुद से भी नोट्स बना लेंगे तब भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर हम क्षेत्र की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी में 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थशास्त्र जो अपनी इकोनॉमी है, जो अपने यहाँ पर लेन देन होता है ना, इसके 3 क्षेत्र होते हैं। अभी जो पेट के एग्जाम हुए, अब खत्म हुए हैं, उसमें इस क्षेत्र से ही 3 क्वेश्चन आए थे। अब दरअसल इसके बारे में कोई पढ़ता नहीं, सोचते इतना सरल क्वेश्चन, इस सरल है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इस क्षेत्र को कोई चर्चा नहीं किया, जबकि यहाँ से 3 क्वेश्चन आए। आप समझ लो क्या है। पूरा इकोनॉमी 3 क्षेत्रों पर डिपेंड करता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो 3 क्षेत्रों पर ये पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है। अब क्या होता है, जैसे सबसे पहले जब समाज बना तो लोग आए, उसके बाद लोग पहले जब पूरा पाषाण काल में लोग आए थे, पत्थरों में रहते थे, कुछ भी मिलता था खा लेते थे। फिर खेती करना शुरू किया। पहले खेती किए होंगे, कुछ उगाए होंगे, फिर उसके लिए फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ी होगी। इसका मतलब पहले आप खेती करो, कुछ उगाओ, फिर उससे कुछ बनाना, फैक्ट्री, उद्योग लगाओ। उद्योगों में कुछ बन गया तो उसको लोगों तक पहुंचाओ, पहुंचाना सेवा होता है। मतलब एक दूसरे पे तीनों निर्भर होते हैं। तो पहला क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं कृषि का क्षेत्र। फिर सबसे पहले इंसान ने कृषि ही किया था, तो प्राथमिक क्षेत्र किसमें आएगा, खेती के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र किसमें आएगा, उद्योग। उस खेती से, जैसे आपने खेती से गेहूं पैदा किया तो गेहूं से आपने ब्रेड बनाया ना, ब्रेड कहाँ बनता है, किसी फैक्ट्री में बनेगा। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, उद्योग क्षेत्र आएगा। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब जहां पर आप सेवाएं देते हैं। अब फिर से सुनिएगा, जब देश शुरू शुरू में, जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे, उस टाइम अंग्रेज जब गए या फिर उसके पहले भी, भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे मजबूत था, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रोजगार में लगे हुए थे और जहां से सबसे ज्यादा इनकम हो रहा था, वो था प्राथमिक क्षेत्र। कृषि में ही भारत की सर्वाधिक जनता लगी हुई थी और वहीं सबसे ज्यादा इनकम हो रहा था। और उस टाइम अंग्रेजों के आने के बाद भी और अंग्रेजों के आने के पहले भी भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर थी, खेती में लगी थी। और आज भी सर्वाधिक जनसंख्या खेती में ही लगी है, लेकिन अंतर क्या है, आज खेती से ज्यादा इनकम नहीं होती है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से होती है, कृषि क्षेत्र से। अंग्रेजों के आने से पहले था, खेती से ही सबसे ज्यादा, उसमें जनसंख्या भी लगी रहती थी। लगभग मान चलो कि 80% के ऊपर, 90% के आसपास जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, अंग्रेजों के आने के बाद भी और अंग्रेजों के आने के पहले भी। और उस टाइम जो इनकम होता था, भारत का ढेर सारा इनकम, पर आधे से ज्यादा इनकम आता था खेती से। उसकी वजह से कि भारत सरकार 100 रुपया कमा रही है, 100 रुपया, तो 100 रुपया में लगभग 60 से 70 रुपया आता था खेती से, ठीक है। उसके बाद 30 रुपए में ये दोनों क्षेत्र थे। इसका मतलब क्या था कि हमारा शुरू का जो इतिहास था उसमें प्राथमिक क्षेत्र का वर्चस्व बहुत ज्यादा था। प्राथमिक क्षेत्र से इनकम बहुत ज्यादा होता था, प्राथमिक क्षेत्र में लोग ज्यादा भी लगे थे, ठीक है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद तृतीय क्षेत्र। अब आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति ये समझे तो प्राथमिक क्षेत्र में आज भी लोग ज्यादा लगे हुए हैं, ज्यादा। अगर आज पूछते हैं कि आज भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में काम करती है, प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन इनकम सबसे ज्यादा होती है सेवा क्षेत्र से। पिछला आंकड़ा है कि लगभग अगर भारत सरकार के पास 100 रुपया आ रहा है तो उसमें से 54 या 53 या 54 रुपया, मान के लोग 53 दशमलव कुछ है, 53 या 54 रुपया आता है सेवा से, सेवा क्षेत्र से। और लगभग 27 से 28% रुपया, 28 रुपया आता है
कहाँ से? उद्योग से। शेष जो बचा खेती से आता था। ये आंकड़ा बदलता रहता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो चेंज होता रहता है, हर साल का नया नया डाटा आता रहता है। मतलब ये कहने का है कि सबसे ज्यादा पैसा आज भी कहाँ से आता है? तृतीय क्षेत्र से आता है, सेवा क्षेत्र से। अब इन क्षेत्रों को समझिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में खेती है, जो आप डायरेक्ट खेत से उगाते हो, प्राथमिक क्षेत्र में हुआ, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ? उस उगाए हुए चीज को अगर किसी फैक्ट्री में ले जाकर कुछ बनाए, जैसे कि गेहूं हुआ, गेहूं को ले जाओगे फैक्ट्री में तो क्या बनाओगे? ब्रेड बना सकते हो, मैदा बना सकते हो, मैदा से क्या बनेगा? जलेबी बना सकते हो, जलेबी से क्या समोसा, नहीं, और समोसा भी बन सकता है। तो ये जो चीजें बन रही है ना, ये उद्योग है। जैसे समोसा का उद्योग हुआ, जलेबी का उद्योग हुआ, अब इनको क्या करोगे? आप बेचोगे तो इनसे पैसा आएगा ना। तो ये जो बनता है, चीजें जहाँ बनती हैं, जहाँ फैक्ट्रियों में बनती है, वो बोल देता है उद्योग। जैसे कहीं सीमेंट बन रहा है, कहीं पत्रा बन रहा है, कहीं कुकर बन रहा है, ये क्या है? उद्योग क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र से चीजें निकली, वो जाएंगी कहाँ? उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में उसका मॉडिफिकेशन होगा, उसमें से नई नई चीजें निकाली जाएंगी, नई नई चीजें उससे बनाई जाएंगी, तो वो द्वितीय क्षेत्र क्या होगा? उद्योग क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, अब देखो, इनको आप काउंट कर सकते हो, इनको आप जोड़ घटा सकते हो, इनको भी जोड़ घटा सकते हो, लेकिन ये नहीं जोड़ घटा सकते। इसमें क्या होता है? आप बस महसूस कर सकते हो। जैसे कि मैंने मेरी 1 घंटे क्लास ली आपने, तो क्या आप बता सकते हो आज 1 किलो क्लास मिली? नहीं ना। क्या क्लास बता सकते हो? जैसे कि सेवा क्षेत्र में आता है बैंकिंग। आप बैंक में गए, पैसा जमा किए, पैसा निकाले, पैसा ट्रांसफर किए, क्या पता चलता है कि 1 किलो पैसा ट्रांसफर किया? ऐसा नहीं ना। आप तौल नहीं सकते, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। जैसे आपके खाते में 3,000 रुपया आ गया, क्या आप उसे महसूस कर, देख, छू सकते हो? नहीं। आ गया, खाते में ट्रांसफर हुआ, आ गया, बैंक ने सेवा दिया, हमने बैंक को रसीद दिया कि हमारा इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, उसने कर दिया ट्रांसफर, वो सेवा दिया अपना। तो बैंकिंग हुआ। कोचिंग हुआ, कोचिंग में जो टीचर पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाए, उसके बाद 1 घंटा आपने क्लास किया, उसके बाद बोले नहीं आज 1 किलो पढ़ा, ऐसा बोल सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि पढ़ा लिखा चीज या फिर सेवा का क्षेत्र में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते ना। जैसे कोई आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, आपके लिए रात भर आपसे बात करता है फोन पे, आपके लिए रिचार्ज करवा देता है, आपके लिए कहीं भी बुला लो, किसी भी समय आप उसको कुछ भी कहो वो कर देता है। तो जो वो फीलिंग्स जो आती हैं, क्या है? वो सेवा है। मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये जो फीलिंग्स आती है ना, ये भी सेवा है। ठीक है, आप फ्री में ऐसे करते रहते हो, ये जो फ्री में होता रहता है ये सेवा है। रात रात भर किसी से बात करते हो, वो भी सेवा में आता है। आप रात भर सेवा देते हो, और उसका पैसा कौन लेता है? अपनी मोबाइल कंपनियां लेती हैं। आप रिचार्ज कराते हो 250 का ना, 300 का, 500 का। ये जो रिचार्ज होता है ना, ये उसी सेवा के बदले रिचार्ज करवाना पड़ता है आपको। अपना भी करवाते हो, कभी कभी दूसरे का भी करवा लेते हो, तो जो रिचार्ज करवाते हो ये भी सेवा में आता है। तो पैसा कौन ले जाएगा? सरकार के पास जाएगा। तो इनकम सरकार को हो रही है, कहाँ से हो रही है वो मायने नहीं करता, बस सरकार को हो रही है। 3 क्षेत्र में बटे हुए हैं, इन 3 क्षेत्रों में से कहीं ना कहीं सरकार को मिल रहा है, सरकार खुश है, आप भी खुश हो। तो 3 क्षेत्र पता चला, एक कृषि क्षेत्र है, और एक उद्योग क्षेत्र है, एक सेवा क्षेत्र है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में लगे हैं? कृषि क्षेत्र में। लगभग आधे से अधिक आबादी, लगभग 60-64% आबादी कृषि क्षेत्र में लगी है। लेकिन अगर क्वेश्चन बने कि वर्तमान में भारत को सबसे ज्यादा इनकम किस क्षेत्र से हो रहा है? सेवा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, बैंक क्या? सेवा है। मोटर गाड़ी जो चलती है, सेवा है। रेलवे क्या है? सेवा देती है। ये जितनी चीजें हैं, कोचिंग संस्थान, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो पैसा ट्रांसफर करने का, ऑनलाइन काम करने का काम लेते हैं, ये सब क्या है? सेवा है। ठीक है, तो ये जो जनता सेवा करती है, जो लोग सेवा करते हैं, और आप भी जो दूसरों के लिए सेवा कर देते हो, ये क्या आते हैं? सेवा क्षेत्र में। और भारत के लोग इसमें आगे हैं, जानते हो आप। अब इतने इतने टाइम देख रहे हो, जब लगभग 2 बजने वाले हैं, ठीक है, देखो दिख रहा है ना, लगभग 2 बजने वाले हैं, और इतने टाइम में क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर, और इतने टाइम में बहुत लोग सेवा दे रहे होंगे, रात में, रात वाली सेवा दे रहे होंगे। तो ये जो सेवा क्षेत्र है, ये भारत में सबसे ज्यादा इनकम लाती है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या इसमें कम लगी हुई है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ लगी है? कृषि में। ठीक है, और जब देश आजाद हुआ था उस टाइम भी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ लगी थी? कृषि में लगी थी। थोड़ा सा इकोनॉमी समझने में कठिन लगता है, इतना भी कठिन नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको जानना तो जरूरी है। ठीक है, इसको मना तो नहीं कर सकते नहीं, इकोनॉमी नहीं सीखेंगे, सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेपर का हल करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो जितना समझा पा रहे हैं, समझ रहे हो ना? ठीक। और थोड़ा सा देखो, इन सबको डिटेल में पढ़ा जाता है कि देखो पूरा इकोनॉमी 3 क्षेत्र पर ही निर्भर है। या तो कृषि क्षेत्र में पढ़ोगे कौन कौन सी खेती होती है, कैसे कैसे खेती होती है, खेत के प्रकार क्या है, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी खाद डाले जाएंगे, कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे कि रबी का फसल, खरीफ का फसल, जायद का फसल, ऐसे सुनते हो ना, वो सब इसमें पढ़ते हैं।
दूसरा सिंचाई कैसे करते हैं, इसी में सब पढ़ते हैं। दूसरा उद्योग में कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ लगी, कब कब लगी, जैसे कि सूती वस्त्र की पहली मिल, जूट की पहली मिल, चीनी की पहली मिल, सीमेंट का पहला कारखाना, ऐसे पत्ता संगमरमर का बनाने का, संगमरमर तुड़ाई करने का पहला कारखाना, ऐसे जो जितनी फैक्ट्रियाँ लगी हैं ये पहली पहली कब लगी, कहाँ लगी, कौन लगाया, तो उनसे जो संबंधित चीज़ें हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, उद्योग क्षेत्र में। ठीक है। और सेवा क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे कि रेलवे जो सेवा देती है, हमारे बंदरगाहों पे जो जहाज जाते आते ले जाते हैं, सामान ले आते हैं, वो जो सेवा देते हैं, दूरसंचार कंपनियां, मोबाइल कंपनियां जो सेवा देती हैं, टीवी प्रोग्राम में जो आप सास बहू का सीरियल देखते हो वो जो सेवा देती है, और खासकर मोबाइल वाला जो रात भर लगे रहते हैं लोग या फिर कहीं भी बात करते रहते हैं, ये सब जो क्षेत्र होता है कि यहाँ पर जो आपका रिचार्ज कराने का जो पैसा आता है ये सब किस में जाता है, सेवा में। खासकर इनसे बहुत कम पैसा होता है, सबसे ज़्यादा पैसा आता है बैंक से, बैंकिंग से। तो हम सेवा क्षेत्र में मुख्यतः क्या पढ़ेंगे, मुद्रा और बैंकिंग। सबसे कठिन टॉपिक है, इसी को ध्यान से समझेंगे कि मुद्रा और बैंकिंग में क्या क्या होता है और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ से जो क्वेश्चन है कर लोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, दूसरे क्षेत्र में उद्योग, तृतीय क्षेत्र में सेवा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि में लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, सेवा क्षेत्र से आता है। सेवा क्षेत्र समझ गए आप क्या क्या होता है, उद्योग क्षेत्र भी समझ गए और कृषि क्षेत्र भी समझ गए। तो हम क्या पढ़ेंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत संचार भी है, रेलवे भी है, ट्रांसपोर्ट भी, सब कुछ है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो है मुद्रा बैंकिंग, पैसे के लेन देन, बैंकों की व्यवस्था, ये जो अपने यहाँ पैसा आता जाता है इसके बारे में। तो मुद्रा बैंकिंग सबसे पहले देखेंगे, थोड़ा सा कठिन भी है, वहां से क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मुद्रा बैंकिंग। शुरू करें। देखो पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहो, भले ही खतरनाक लगता है, लेकिन अगर एक बार समझना शुरू कर दोगे ना, पहला ही वीडियो है, अगर इसी से समझना शुरू कर दोगे ना तो सारी वीडियो बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन तो जरूरी है। शुरू करें। देखो अगर मुद्रा बैंकिंग की बात करें, देखो हम क्या बताएं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हम तृतीय क्षेत्र शुरू कर रहे हैं, इसके बाद ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि इसको नहीं बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा भारत में इनकम इससे होती है, तृतीय क्षेत्र से। तो सबसे पहले तृतीय क्षेत्र ही देखते हैं। तो मुद्रा बैंकिंग देखेंगे। तो मुद्रा बैंकिंग की बात करें तो भारत में बैंकों की शुरुआत 1770 के आसपास हुई थी। हम बैंकों का इतिहास अलग से पढ़ेंगे। 1770 के आसपास हमारे यहाँ बैंक बनाने जाने लगे, और जो भारत में पहली बैंक बनी थी उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अंग्रेज बनाए थे। क्यों बनाए, थोड़ा समझ लो। अंग्रेज अधिकारी यहाँ रहते थे, काम करते थे। अब हमारे क्रांतिकारी चाहते थे देश अंग्रेज छोड़ के देश जाएं, लेकिन अंग्रेज यहाँ बैठ गए, जोक की तरह चिपक के बैठ गए, जा ही नहीं रहे थे। अब दिन रात आंदोलन चल रहा है, क्रांतिकारी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब अंग्रेज जाए तब ना, यहाँ से जा ही नहीं रहे थे। तो हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया कि इनको मारना पीटना शुरू किया। वैसे भी अंग्रेज बहुत यहाँ अति कर रखे थे, किसी को कहीं भी गोली से मार देते थे। तो ये हुआ कि भारतीयों के पास पैसे होते नहीं थे, तो ये अंग्रेजों को लूटना शुरू किया। लूटने के लिए क्या करते थे, कोई अंग्रेज साल महीने भर काम किया, कुछ पैसा हुआ अपने घर में रखा था, ये क्या करते, कुछ क्रांतिकारी लोग इकट्ठा होते, उसके घर पे छापा मारते, उसको भी पीटते, उसका पैसा लेकर निकल जाते। तो ये अंग्रेज अपने ऊंचे अधिकारियों को रिक्वेस्ट किया, सर दिन रात मेहनत करके इतना इनकम करता हूँ, आते मेरे घर से छीन ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था करो मैं अपना पैसा वहां रख सकूं जहां से छीना ना जा सके, और मैं जब भी चाहूँ अपने घर ले जा सकूं। तब अंग्रेजों ने बैंकिंग की व्यवस्था की कि भाई एक बैंक बनाते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यहाँ सभी अंग्रेजों के पैसे जमा होंगे, हिंदुस्तानियों के नहीं। हिंदुस्तान कौन कमा रहा था, वैसे भी सब अंग्रेज छापे पड़े थे, यहाँ पर किसी के पास कोई इनकम ही नहीं थी। तो जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापित हुआ था वो अंग्रेजों के लिए था, मजबूरी थी, नहीं स्थापित करे तो उनका पैसा नहीं बचता। ठीक है। तो पहली बार बैंक आया था 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, याद रहेगा। तो बैंकों का इतिहास हम अलग से पढ़ेंगे, हम आज मुद्रा पढ़ने चल रहे हैं। बैंकों में मुद्रा होती है तो मुद्रा पढ़ने चल रहे हैं। देखो जो मुद्रा की प्रारंभ हुआ था, मुद्रा का सबसे पहले जो मुद्रा थी वो थी वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा मतलब मुद्रा क्या, जिसको देगा कुछ ले लो, जिससे कुछ अदल बदल सको। तो शुरू में मुद्रा नहीं थी, तो लोग वस्तु मुद्रा बना देते थे। जैसे कि मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, मुझे चावल खाने का मन हुआ तो मैं आपको गेहूं दे दिया, आपसे चावल ले लिया। किसी को दाल दे दिया, उससे चावल ले लिया। तो ऐसे जब वस्तु देकर वस्तु लेते थे, इसे बोलते वस्तु विनिमय, कॉमोडिटी एक्सचेंज। वस्तु विनिमय जो होता था इसे बोलते थे मुद्रा, वस्तु मुद्रा। ठीक है। वस्तु देकर वस्तु खरीदना वस्तु मुद्रा कहलाता था। शुरू में वस्तु मुद्रा चलती थी क्योंकि मेन मुद्रा थी ही नहीं। ठीक है। उसके बाद में धातुओं की मुद्रा आई। धातु मतलब सोना चांदी तांबा का, मतलब जब इनकी खोज होना शुरू हुआ तो लोग फिर धातु तो महंगी होते हैं, तो थोड़ा सी धातु का ढेर सारा अनाज लेकर आते थे। तो बाद में क्या आई, धातु मुद्रा आई। ठीक है। उसके बाद पत्र मुद्रा है। पत्र मुद्रा मतलब समझते हैं ना, वही जो आपकी करेंसी चलती है, नोट, ये 500 है, 300 है, 400। तो ये
300 का नोट नहीं चलता ना, 400 का भी नहीं चलता है, अच्छा ठीक है। 500 का चलता है, 200 का चलता है, 100 का चलता है, 50 का चलता है, 20 का चलता है, 10 का चलता है, 25 का भी नहीं चलता है, ठीक। तो ये पत्र मुद्रा आया। उसके बाद ये साख क्रेडिट मुद्रा भी आया। क्रेडिट मनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं क्या होता है। एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, वो भी क्रेडिट मनी में आता है। जैसे मैं आपको एक प्रतिज्ञा पत्र लिख के दूं कि इस पत्र में मैं लिखता हूँ कि आपका 10,000 रुपया मेरे पास है, आप जब भी चाहो आकर ले जाना, ये पत्र रखे रहो, आप जब भी ये पत्र लाकर मुझे दोगे मैं आपको 10,000 रुपया दे दूंगा। इसे बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र की, आपके नाम का मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ये पैसा मेरे पास है, जब भी चाहोगे ले जाओगे। दूसरा था एक चेक। चेक होता है कि मेरे खाते में पैसा जमा है, मैं साइन करके दे दूं, आप जाकर बैंक से निकालो, चेक तो जानते हो। ये सब क्या थे, क्रेडिट मनी में आते हैं। चौथा हुंडी। हुंडी वाली व्यवस्था पहले थी, जब साहूकार लोग रहते थे तो हुंडी देते थे, उनके पास पैसा जमा गिरवी जब रखते थे लोग उनको हुंडी देते थे, तो हुंडी याद रखना। इसके अलावा विनिमय पत्र, जिससे आप कुछ खरीद बेच सको। बैंक ड्रॉप। बैंक ड्रॉप जो बैंक ड्राफ्ट जारी करता है उसके द्वारा जो पैसा निकाला जाता है या फिर जमा किया जाता है, बैंक ड्रॉप। एक सब किस में आते हैं, क्रेडिट मनी में, ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी इसको जानते रहो कि ये लोग किस में आते हैं, क्रेडिट मुद्रा में। हाँ, एक पत्र मुद्रा के अंतर्गत आता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। सांकेतिक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो वास्तव में उतने की नहीं होती जितने का उसका उस पर दाम लिखा रहता है, संकेत करता है कि मैं इतने की हूँ, वास्तव में उतने की होती नहीं। जैसे आप सोना जब लेने जाते हो तो 10 ग्राम का सोना लेकर लेना होगा आपको, तो वहाँ का जो आदमी होगा 30,000, 32,000, 34,000 रुपये बताएगा, 10,000 सोने का दाम ये है, तो आप उतना पैसा देकर ले लेते हो। लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा होता है ना, देखो सोना का भार है 10 ग्राम का 30,000 रुपया लगेगा, 5 ग्राम का 15,000 लेगा, ठीक है, 2.5 ग्राम का 7,500 लेगा, तो वो उसके ग्राम के हिसाब से घटता बढ़ता रहेगा। जैसे कि 10,000 का 30,000 रुपया लग रहा है, 10 ग्राम का 30,000 लग रहा है, तो 20 ग्राम का 60,000 लग जाएगा। तो जैसे जैसे उसका वेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका दाम बढ़ता जाएगा। लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा होता है उसमें वेट मायने नहीं करता है, वो बस मुद्रा होता है, बस उसमें जितना लिख दिया उतना आएगा। जैसे आप जो 500 का नोट देखते हो, 500 लिखा रहता है ना, क्या उसको बनाने में 500, उसका वजन 500 रुपए के बराबर होगा? क्या उसको बनाने में 500 रुपया खर्चा हुआ होगा? नहीं, उसको बनाने में 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपया खर्चा हुआ होगा। लेकिन उस पर लिखा है को 500 का नोट है, मतलब वो संकेत कर रहा है को 500 का है। तो सांकेतिक मुद्रा वास्तव में उतने की नहीं होती जितने का वो संकेत करता है। बस उसने संकेत किया कि मैं इतने का हूँ, तो आपको उतना उसका मान कर उतने पे आपको व्यवसाय करना पड़ेगा। बात क्लियर है ना? सांकेतिक मुद्रा वास्तव में उतने की नहीं होती जितनी का वो संकेत करती है, ठीक है। उसका मेन वैल्यू कुछ और होता है, तो मेन वैल्यू से आपको मतलब नहीं है, वो जितने का संकेत कर रही है उससे आपको मतलब है, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा समझ में आया? तो इसकी शुरुआत जो हुआ था पहली बार भारत में, उसको किया था गुलाम सल्तनत काल का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने ही भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाया था सोने और तांबे की मुद्रा में। उसने क्या किया था, सुन लीजिए थोड़ा सा। उसके राज्य में सोने के सिक्के खूब चलते थे, ठीक है। तो सोना थोड़ा कम हो रहा था, तो उसने क्या कहा कि जो ये तांबे के सिक्के हैं ये भी सोने के सिक्के के बराबर है। उसने तांबे के सिक्के पे लिखवा दिया कि यह सिक्का सोने के सिक्के के बराबर है। अब वो संकेत कर रहा है कि मैं सोने के बराबर हूँ, लिखवा दिया ना कि यह सिक्का सोने के सिक्के के बराबर है। तो क्या हुआ कि अब वो संकेत करने लगा मैं सोने के सिक्के के बराबर हूँ, तो अर्थात वो सांकेतिक मुद्रा हो गया। भले वो तांबे का है लेकिन उसमें लिख दिया गया कि तांबे सोने के बराबर है, तो उसका मतलब तांबे का सिक्का भी सोने के सिक्का के बराबर हो गया। अब लोगों के घर में जो तांबा था उससे सिक्का ढेर सारा बना बना के सोना वाला सिक्का घर में रख लेते, तांबा वाला सिक्का मार्केट में डाल देते हैं। इससे क्या हुआ, कुछ समय में पूरे मार्केट में तांबा ही तांबा फैल गया, सोने के सिक्के गायब हो गए, सब अपने अपने घर में रख लिए। तो उससे उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ था। अगर सिक्कों पे ध्यान न रखा जाए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था, जो कि उससे बड़ा नुकसान हुआ था। अपने यहाँ नुकसान नहीं होता है, ठीक। थोड़ा थोड़ा इधर समझ में आ गया है, आगे बढ़े। इधर देखो, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ जो मुद्राओं से ही संबंधित है, इनको ध्यान समझिएगा। जैसे भारत में 1 रुपए का नोट कौन छापता है? जो भारत में 1 रुपए का नोट देखे होगे, भारत में 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय छापता है, और इस पे जो हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर। देखो 1 रुपए का नोट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं छापती, वित्त मंत्रालय छापता है। और इस पे जो साइन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नहीं होता है, वित्त सचिव का होता है। ये क्वेश्चन खूब पेपर में आया हुआ, ध्यान रखना इसको। तो वित्त मंत्रालय छापता है और इस पे जो साइन होता है वित्त सचिव का होता है, हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है, ठीक है। याद रखना 1994 में इसे बंद कर दिया गया था। 1 रुपए का नोट जो छापा जा रहा था शुरू से ही, उसे 1994 में बंद कर दिया गया था। दोबारा कब चलाया था? मोदी सरकार ने 2015 में फिर से जारी किया है। तो अभी छपते हैं 1 रुपए का नोट, कौन छापता है? वित्त मंत्रालय छापता है, ठीक।
और बाकी जो 2 रुपए से 2,000 रुपए तक का नोट अभी छपते हैं, आप देखते हो 2 रुपए के भी नोट आते हैं, बहुत कम छपते हैं, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन 2,000 के 500 के ये तो मिलते हैं ना। तो जो 2,000 से 2 रुपए से 2,000 तक के जो नोट छपते हैं, इसको कौन छापता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है, भारत का केंद्रीय बैंक है। और इसे इसे ही ये अधिकार है छापने का। और इन 2 रुपए से जो 2,000 तक के नोट आते हैं, इन पर साइन किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का। जो भी आरबीआई गवर्नर होगा वही इस पर साइन करेगा। लेकिन 1 रुपए पर वित्त सचिव का होता है, और उसको कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। याद रहेगा। आगे देखो, जो 20 रुपए का नोट आया था पहली बार भारत में 1972 में छपा था। 20 का नोट जो पहली बार भारत में छपा था 1972 में। और जो 50 रुपए का नोट छपा था 1975 में जारी किया गया था। याद रहेगा। इससे इधर से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन अब जनरली मुद्रा बैंकिंग हम पढ़ने चले, थोड़ा सा पता तो चल जाए इतिहास, उसके बाद आगे समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा। तो जो पहली बार 50 का नोट छपा था वो 1975 में छपा था। जो 500 का नोट जो पहली बार छपा था वो 1987 में छपा था। उसमें किसका चित्र था? मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी का चित्र पहली बार कब आया था? 1987 में 500 के नोट पर। लेकिन वहीं से लगातार नहीं हुआ था। गांधी जी की लगातार, जैसे कि अभी कोई भी नोट ले लो, उसमें हर नोट पर महात्मा गांधी का चित्र होता है ना। तो महात्मा गांधी का लगातार जो चित्र वाली नोट आई थी वो आई थी 1996 से। 1996 से महात्मा गांधी श्रृंखला की नोट जारी होना शुरू हुई। लेकिन पहली बार जो जारी हुआ था वो 1987 में जारी हुआ था। याद रहेगा। महात्मा गांधी की फोटो वाली पहली नोट जो जारी हुई थी 1987 में जारी हुई थी। और महात्मा गांधी की फोटो की लगातार श्रृंखला वाली जो नोट जारी हुई 1900 कब जारी हुआ? 96, 9 साल बाद। याद रखना। अब ध्यान सुनिएगा, आरबीआई जो स्थापित हुआ है ना, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई का स्थापना 1935 में होता है। आरबीआई बहुत बड़ा बैंक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर। तो आरबीआई की जो जो अधिनियम है, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा आरबीआई को पावर है कि वह 1,000 रुपए तक का सिक्का जारी कर सकता है। आप देखते हो ना, कभी 25 रुपए का सिक्का, कभी 40, किसी की याद में जारी कर दे, कभी 75 रुपए का सिक्का विवेकानंद की याद में जारी हो जाता है, कभी 125 रुपए का, कभी 150 रुपए का सिक्का। भारत सरकार ऐसे किसी न किसी की याद में जारी करता रहता है। तो आरबीआई कितने का सिक्का जारी कर सकता है? 1,000 रुपए का सिक्का जारी कर सकता है, इतना पावर है उसके पास। इसके अलावा वह 1,000, 2,000, 5,000 और 10,000 तक के नोट भी जारी कर सकता है। अब ये अधिकतम कितना जारी कर रहा है? 2,000, लेकिन चाहे तो 10,000 तक के नोट भी जारी कर सकता है। ठीक, 10,000 का नोट अगर जारी कर दे तो आपके पास 10 नोट हो जाए, 1,00,000 आराम से हो गया। और अभी अगर 100 को नोट ले लो 1,00,000, तो इतनी बड़ी गड्डी बनेगी, कहीं से भी लेकर निकलोगे लोग सब करेंगे, अरे इतना नोट लेके कहाँ जा रहा है। और 10,000 के नोट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख लो, पता ही नहीं चलेगा आपके पास 1,00,000, 2,00,000 रुपया भी है। ठीक है। तो ये आरबीआई को पावर है कि 10,000 तक का नोट जारी कर सकता है 1934 के अधिनियम के तहत। और 1934 के एक्ट के से ही आरबीआई की स्थापना हुई थी, उसमें अंग्रेज थे, यहाँ पर ध्यान रखना। इसके अलावा जो नोट होते हैं, नोट पर 15 या 17 भाषा में दाम लिखा रहता है। इसको अब मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये दिख रहे हो? यहाँ देखो, दिख रहा है ये, इसको गिनोगे ना तो 15 भाषाएं हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 भाषाएं। देखो ये जो डिब्बे में लिखा गया है ना, इस पे 15 भाषाओं में लिखा गया है नोट के दाम। लेकिन अब कभी कभी पेपर में पूछता है कितनी भाषाओं में लिखा गया है नोट पे, तो कभी कभी आंसर में 15 रहता है, कभी कभी 17 रहता है। तो अगर 15 है तो 15, नहीं तो 17 ऑप्शन में क्यों रहता है ये भी समझ लीजिए। दरअसल इसमें जो अलग से भाषाएं लिखी ही हैं, लेकिन इसके अलावा इधर देखिए, एक भाषा ये भी तो लिखा है ना, भारत का रिजर्व बैंक का 200 रुपया हिंदी में लिखा गया है, और इधर इंग्लिश में लिखा गया है। तो दो भाषाएं तो और भी हैं ना, तो इनको अगर शामिल कर लेंगे 17 भाषाएं। नहीं तो वैसे कितनी है डिब्बे में, कितनी है? 15 भाषाएं में लिखा गया है नोट का दाम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर आपके पास नोट हो तो आप देख सकते हो, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक, समझा? तो ये याद रखना, ये 15 वाला कई बार अक्सर ऑप्शन में 15 ही रहता है, ध्यान रखना, 15 दाम लिखा रहता है। आगे देखो, 1 जुलाई 2011 से 25 पैसे बंद कर दिए गए हैं। मतलब कि जो 25 पैसा चलता था ना, उसको कब से बंद किया गया है? 1 जुलाई 2011 से 25 पैसा बंद कर दिया गया है। इसका मतलब अभी सबसे कम दाम का सिक्का कौन सा है? 8 आना जिसे बोलते हैं, 50 पैसा। लेकिन वो भी अभी तो 1 रुपया भी देने में लोग शर्माते हैं, जबकि 50 पैसा अपने यहाँ अलाउ है, मिलता ही नहीं, खत्म हो गया वो भी, लेकिन बंद नहीं किया गया सरकार की तरफ से। ठीक है, याद रखना। इसका मतलब सबसे कम दाम का मूल्य पैसा कौन सा है? 50 पैसा। कभी यहाँ जाए तो कोई सोचेगा भी नहीं 50 पैसा भी है, सब बोलेंगे 1 रुपया होगा सबसे कम, क्योंकि 50 पैसा दिखता ही नहीं, लेकिन अभी तो अलाउ है, चलता है। ठीक है,
कुछ तथ्य और देख लेते हैं। इधर देखो, ये जो पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली हमने फ्रांस से लिया है और भारत में इसे कब अपनाया गया था? 1957 में। मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957 में अपनाया गया था। कुछ किताबों में 1956 में मिलता है, आप 1957 याद रखिएगा। ठीक, तो 56-57 दोनों याद रखिएगा। कौन कब क्या मान ले, क्या भरोसा आयोग का। तो वैसे 1957 ही माना जाता है मुद्रा की दशमलव प्रणाली। मतलब कि जब हम 10 पैसे की व्यवस्था की उसे बोलते हैं दशमलव प्रणाली, कि 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा 10 बार मिलाओ तो 1 रुपया हो जाएगा। तो ये दशमलव प्रणाली हमने लिया फ्रांस से, और ये कब अपनाया गया था? 1957 में। ठीक है, अब और एक बात और, जब दशमलव प्रणाली लिए तो हमने पैसा नहीं बोलते थे उसको, नया पैसा बोलते थे। 1 नया, 2 नया, 3 नया, 4 नया। आप पुराने कोई बुजुर्ग हो तो उससे पूछिएगा तो बोल देंगे पहले नया चलता था। ठीक है, तो सही है, नया चलता था, लेकिन नया पैसा को कब खत्म किया गया? तो ये जो 1964 है, 1964 में नया पैसा, 1964 तक नया पैसा बोलते थे। उसके बाद से इसको क्या कहने लगे? पैसा कहने लगे। पहले क्या बोलते थे? नया पैसा। तो 1964 तक नया पैसा बोलते थे, उसके बाद से इसका नाम कर दिया गया पैसा। याद रहेगा, वो गाना सुनो ना, पैसा पैसा करती हो तुम, पैसे पे क्यों मरती हो। तो ये पैसा बड़ा खतरनाक होता है, कुछ भी करवा ले। तो 1964 तक ये नया पैसा था, उसके बाद क्या बना? पैसा। याद रखना। अब जो आप रुपया देखते हो, रुपये पे इसका जो सिंबल है, सिंबल तो मैंने आपको दिखाया नहीं। एक मिनट, दिख रहे हो? ये सिंबल देखो आप ध्यान से, ये जो रुपए का सिंबल दिख रहा है, ये आर लिखा है, र लिखा है, बड़ा सा नहीं लिखा है। ये देखो, ये बड़ा सा लिखा है। ये जो र लिखा है ना, इसका डिजाइन किसने बनाया था? पेपर में आ चुका है एक बार, ऐसे बनाया। देखो ये लिखा है, मैंने यहाँ बनाया है। ये जो रुपए का र लिखा है, तो देवनागरी अक्षर र से और रोमन अक्षर आर को मिलाकर बनाया गया है र। ठीक है, इसमें आर भी है और र भी है, दोनों मिलकर बना है र। और ये एक प्रतीक चिन्ह है, किसने बनाया था? तो तमिलनाडु के आईआईटी के छात्र थे, उनका नाम था उदय कुमार, उन्होंने इसका सिंबल बनाया था। कई लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे लोग इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, इनका ही सिंबल सिलेक्ट किया गया है, जो कि हमारे नोट पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही सिंबल बनाया। बहुत लोग, अब जिससे आपको भी बुलाया जाएगा, भाई भारत के नोट का नया, भारत के सिक्के का नया वैल्यू बताइए, नया सिंबल बताइए, तो आप भी कोई सिंबल बना लोगे। लेकिन किसके सिंबल को मान्यता मिले, जिसका बेस्ट हो, जो अच्छा से बता सके हाँ ये क्या क्या बताता है, तो इन्होंने ये बताया था। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि इसमें हम हिंदी का र भी लिए हैं, अंग्रेजी का आर भी लिए हैं, और इस र को अगर गोला कर दो, जैसे ये र है, अगर इसको ऐसे गोला कर दो तो ये चक्र बन जाएगा, जो अशोक का चक्र है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छे डिफाइन किए थे, इसलिए इनका लिया गया। और एक चीज और, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई है, याद रखना। ये तो अभी शुरू में बताए थे, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, वही सारे काम, सारे बैंकों को मांगने, जितने अन्य बैंकें चलती हैं ना, जैसे कि एसबीआई हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, यूनियन बैंक हुआ, देना बैंक हुआ, ये जब जितना तामझाम का बैंक है, इन सब को मान्यता यही देता है। अगर ये मान्यता ना दे, सारे बैंक बेकार हो जाएंगे। ठीक है, किसी को नया बैंक बनाना है तो भी आरबीआई के पास जाएगा, वही बोलेगा कैसे बनाना है आपको। ठीक है, उसके बाद मुद्रा को भी 4 भागों में बांटा जाता है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, केवल नाम जान लो। M0, M1, M2, M3, तो ये अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या है ये। तो मुद्रा को 4 भागों में बांटा गया है, इसको याद रखना। इसके अलावा कुछ कथन है, 1-2 कथन है, इसको याद रखिएगा, कभी पेपर में आता है। पहला कथन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कथन, याद रखना। पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा ना होता तो ये जितना खेला दुनिया में चल रहा है, कहीं कोचिंग चल रहा है, कहीं लोग जॉब के लिए मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? जॉब करना आपकी खुशी है? नहीं, किसी की खुशी नहीं होती। 99% लोगों का खुशी करना, जॉब करना नहीं होता है, उसके पीछे का इनकम होता है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों का जो खुशी होता है उसमें मिलने वाला पावर होता है, और उससे भी ज़्यादा लोगों की खुशी होती है कि उसमें मिलने वाला इनकम होता है। इनकम मतलब पैसा, तो मुद्रा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, उसके चारों तरफ घूमती रहती है। अर्थव्यवस्था, पैसा ना हो तो काहे की अर्थव्यवस्था ना। तो बहुत अच्छी बात कही है, किसने कहा? ये जॉन मार्शल ने कहा। जॉन मार्शल का नाम सुनोगे, डॉक्टर जॉन मार्शल ने ये बात बोली है, इतिहासकार भी रह चुके हैं, आप जानते हो। तो इन्होंने ये बात बोली थी कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दूसरी बात है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। थॉमस ग्रेसम का एक कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। बुरी मुद्रा, गंदी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। इसको कैसे, ये देखो, ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो,
गंदी मुद्रा या फिर बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कैसे करेगी, इसको समझिएगा। जैसे अब मेरे पास दो नोट आया, ध्यान समझिएगा, मेरे पास दो नोट आया, मान लो दोनों 100 के हैं। ये जो मेरे पास नोट है देखो, ये है 100 का। मेरे पास दो नोट आया, एक ये चमचमाता एकदम से क्रीम पाउडर लगाकर मेकअप करके आया हुआ है, हाथी जी हंस रहे हैं इसमें। तो एक ये एकदम से साफ सुथरी मुद्रा आई, और एक मेरे पास नोट और आया, वो कहीं यहाँ मुड़ा था कहीं यहाँ मुड़ा था, एकदम सिकुड़ा सा अजीब सा फटा सा दिख रहा था। अब बताओ, अगर मुझे कोई नोट रखना होगा तो कौन सा रखूंगा, इसको रखूंगा उस फटे वाले को रखूंगा? आप ही बताओ, आप कौन सा रखोगे? फटा वाला रखोगे? कभी नहीं रखोगे। तो आप सोचोगे फटा वाला कितनी जल्दी मेरे यहाँ से चला जाए। इसका मतलब जब कुछ ऐसे नोट्स आपके पास नोट आ जाए जो कि एकदम से करेंसी हो जाए, एकदम न्यू हो, तो आप उनको रखना पसंद करते हो। और जो थोड़ा सा फटे हो, पुराने टाइप को, आप उन्हें देना पसंद करते हो कि मार्केट में डाल दो, कि मार्केट में देते रहें, हमारे पास ना रुके, नहीं तो फट जाएगा। तो क्या होता है, जो बुरी मुद्रा है, जो थोड़ा सा फट कट गई है, वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने का मतलब ये है कि लोग अच्छी मुद्रा को अपने घर में सेव कर लेते हैं, और फिर जो बुरी मुद्रा रहती है वही मार्केट में चलती रहती है जब तक एकदम से और घिस के फट ना जाए। ठीक है, तो ये बात किसने समझाया था? ये बात समझाया था थॉमस ग्रेसम ने। क्या ये दोनों याद रहेगा? तो ये थोड़ा सा डेमो क्लास थी, कुछ तो समझ में आएगा, ज़्यादा बोरिंग नहीं है। अगर समझना चाहोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे, और आगे के क्वेश्चन और सरल बनाएंगे, मतलब कि और अच्छे समझाएंगे। आज थोड़ा सा लग रहा है बोरिंग लग रहा होगा, इतनी बोरिंग नहीं है। जानने की इच्छा हो, कुछ चीज़ सीखने की इच्छा हो तो कठिन नहीं है इकोनॉमी, बस थोड़ा सा समझने की अंदर में दिलचस्पी हो। दिलचस्पी समझते हो ना, लगाव हो, समझने की जरूरत समझो कि आपको इसको समझना है। आपको यहाँ से पेपर आए तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आए, गलत ना हो। ठीक, ये छोटी सी कोशिश है। कैसा लगा, समझ में आ रहा है बताइएगा। अगर समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी इस इकोनॉमी का कंप्लीट करवाएंगे, पूरा तृतीय क्षेत्र कंप्लीट करवा देंगे, फिर द्वितीय क्षेत्र, फिर प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन समझ में आएगा होगा तो, नहीं समझ में आएगा तो यहीं पर इसको रोकेंगे। ये आपका रिस्पॉन्स बताएगा। आप वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, रोके। हाँ, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।